जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरोपीय लोग भारत में क्यों आए थे। क्या जरूरत थी यूरोपीय लोगों को भारत में आने की, ये भारत में आके क्या इन्होंने कांड किए, किस तरीके से भारत पे इन्होंने कब्जा करने की साजिश रची और क्यों इनको भारत आना पड़ा, कौन कौन सी कंडीशंस ऐसी दुनिया में पैदा हुई जिसकी वजह से यूरोपीय देशों को ये डच, डेनिश, फ्रांसीसी, अंग्रेज और सबसे पहले वाले सबसे दद्दू पोर्टुगीज लोग जो सबसे पहले आए थे, इनको जरूरत क्या पड़ी यार। भारत ही तो था, कोई और अन्य देश भी क्यों नहीं गए, भारत में ही क्यों आए। ये सारी बातों पे, इन सारी चीजों पे हम गौर करेंगे, चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो पोर्टुगीज है, इंग्लिश है, डच है, डेनिश है, फ्रांसीसी है, ये पांचों प्रजाओं को यानी कि पांचों यूरोपीय पावर्स को भारत आने की जरूरत क्यों पड़ी, इस लेक्चर में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इस पूरे सेशन के अंदर हम इसी चीज के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, यह समय था 1453 का। 1453 का समय यानी कि मध्यकाल के अंदर हम देखते हैं कि जो प्राचीन काल से रूट यानी कि रास्ता था, व्यापार का रास्ता, जिसे हम सिल्क रूट कहते हैं, जिसे हम सिल्क रूट यानी कि रेशम मार्ग कहते हैं। ये चाइना से शुरू होके सीधा यूरोप के ग्रीस, इटली तक जाता था ये रास्ता। ये रास्ते के अंदर बहुत ही बड़े बड़े शहर आते थे। बगदाद हो गया, तक्षशिला हो गया, कॉन्स्टेंटिनोपल हो गया, ग्रीक हो गया और अंत तक ये इटली के रोम तक जाता था, फ्रांस के पेरिस तक। इस रास्ते का लंबाई और चौड़ाई देखने को मिलती है। इतना लंबा रास्ता, इतने लंबे रास्ते पे जिसका भी कब्जा होगा, वो कहते हैं ना, E इज इक्वल टू ई, इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर। जिसकी इकोनॉमी मजबूत उसका एम्पायर मजबूत। और यही फिलोसॉफी थी जिस भी राष्ट्र का या किसी भी साम्राज्य का इस रास्ते के ऊपर सबसे ज्यादा कंट्रोल होगा, वही साम्राज्य उस समय पे वर्ल्ड पावर बनेगा। और यही शुरू होता है। हम देखते हैं कि 1453 का जो समय है, उस समय इस रूट के ऊपर, सिल्क रूट के ऊपर कब्जा होता है रोमन साम्राज्य यानी कि ग्रेट रोमन साम्राज्य का। लेकिन ग्रेट रोमन साम्राज्य का कब्जा, ग्रेट रोमन साम्राज्य का खत्म होता है और ग्रेट रोमन साम्राज्य का वहीं पे अंत होता है। ग्रेट रोमन साम्राज्य के अंत के साथ ही उदय होता है एक नए सूरज का, एक नए साम्राज्य का, जिसका नाम होता है ओटोमन साम्राज्य। यह ओटोमन साम्राज्य यानी कि तुर्किश साम्राज्य होता है। ये तुर्किश साम्राज्य ने सिर्फ सिल्क रूट पे तो नहीं, सिल्क रूट के साथ साथ उनके जो मेन चौक पॉइंट था, जिसको सब कहते हैं कॉन्स्टेंटिनोपल, फिलहाल जो तुर्किस्तान यानी कि तुर्की की राजधानी है इस्तांबुल, फिलहाल अभी ये इस्तांबुल के नाम से पहचाना जाता है। ये शहर बहुत ही खूबसूरत शहर है, लेकिन उस समय पे इस शहर को कहते थे कॉन्स्टेंटिनोपल। इस शहर के ऊपर कब्जा हो जाना तुर्कियों का, ये यूरोपीय लोगों के लिए बहुत ही बड़ा सेटबैक था, क्योंकि अब शुरू होता है जियोग्राफिकल डिस्कवरीज का दौर। क्योंकि अब यूरोप से डायरेक्टली इंडिया व्यापार करने के लिए जो रास्ता था वो बंद हो चुका था। अगर इंडिया में यूरोपीय देश के लोगों को व्यापार करना है तो सीधी बात है कि वसूली देनी पड़ेगी, क्योंकि ये तुर्की लोग जो थे वो सीधा वसूली पे उतर आए थे। सीधा ये वसूली भाई बन के बैठ गए थे इस रास्ते के। जो भी यूरोपीय पावर्स यहाँ पे धंधा करने के लिए, बिजनेस करने के लिए इस रास्ते से गुजरती थी, उन यूरोपीय पावर्स के लिए ये लोग बिल्कुल गुंडों की तरह वसूली कर रहे थे, जिसकी वजह से इनको, यूरोपीय पावर्स को, कोई और रास्ता तो ढूंढना ही था, कोई और मार्ग खोजना ही था। और इसी समय को कहा जाता है जियोग्राफिकल डिस्कवरीज यानी कि भौगोलिक शोधखोल का समय। और इसी समय में हम देखते हैं कि बहुत सारी जियोग्राफिकल डिस्कवरीज होती है। देन हम देखते हैं कि 1487 में, 1487 में सबसे पहली बार बार्थोलोमो डियाज भाई अपनी पूरी तैयारी करके जहाज बना के, आप सोचोगे यार कि 1453 से 1487 आ गया है, तो इतने सालों से ये क्या मच्छर मार रहे थे, टाइम पास कर रहे थे क्या भाई? इस समय ये लोग अपनी टेक्नोलॉजी पे डेवलपमेंट करने में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम कर रहे थे।
इन लोगों ने जहाजों को डेवलप किया अपने देश के अंदर, और जिसके बाद इन्होंने शुरू किया एक देश के द्वारा अन्य देश के ऊपर उपनिवेशवाद। ये जियोग्राफिकल डिस्कवरीज करना स्टार्ट करते हैं और आगे जाके किस तरीके से साम्राज्यवाद बहुत ही आगे बढ़ता है देखते हैं हम। 1487 में ये बार्थोलोमो डियास अपनी पूरी ताकत के साथ मोटिवेशनल स्पीच देके सबके सामने खड़ा होके भाई बोलता है कि यार अभी तो अपन इंडिया को ढूंढने के लिए निकलेंगे और ढूंढ के ही आएंगे। और लेकिन ये पहुंचता है अफ्रीका के सबसे नीचे जो टापू है, यानी कि अफ्रीका का सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है, टापू नहीं है माफ कीजिएगा, सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप पर ये भाई पहुंचता है, लेकिन वहीं इसकी जर्नी खत्म होने के कगार पे आ जाती है, क्योंकि उसके बाद इस बेचारे को रास्ता नहीं मिलता है। ये आगे तो बढ़ना चाहता है, लेकिन उसी समय हम जानते हैं कि अफ्रीका के नीचे के तट जो है वहां पे बहुत ही तेज समुद्री तूफान आते हैं, और इस तूफानों की वजह से ये भाई आगे बढ़ ही नहीं पाता है। जब आगे नहीं बढ़ पाता है तो इसको भाई को सारे पैसे इन्वेस्टर्स के लौटाने पड़ते हैं, और भाई बेचारा वापस लौटता है अपने देश में, और इसका मिशन हो जाता है टाइटाइफुस। जब इसका मिशन टाइटाइफुस हो जाता है, देन इसके बाद क्या होता है, अगला एक और यूरोपीय इटली का एक व्यापारी हम देखते हैं, क्रिस्टोफर नोलन नहीं भाई, क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस भाई निकलते हैं अपनी यात्रा के लिए, और क्रिस्टोफर कोलंबस भी पूरे इटली के अंदर इन्वेस्टर से पैसे लेके बॉन्ड जारी करके मोटिवेशनल स्पीच दे के सबको बोलते हैं कि इस बार तो अपन इंडिया को ढूंढ के ही रहेगा, इस बार इंडिया को ढूंढने बगैर अपन वापस आने वाला है नहीं। नन देन क्रिस्टोफर कोलंबस भाई भी अपनी यात्रा पे निकल पड़ते हैं, और भारत की शोध में ये भाई निकल तो पड़ते हैं, लेकिन इस भाई का कंपास यानी कि जिस यंत्र से दिशा हम ढूंढते हैं वही यंत्र काम करना बंद कर देता है। और देन भाई ये भाई अब सबके सामने बोल तो दिया है कि हम इंडिया को ढूंढेंगे, और यहीं पे उसकी यात्रा खत्म हो जाती है। और पूरे इन्वेस्टर को चूना तो लगाया होता है इस भाई ने, सबको बोला होता है कि अपन इंडिया को ढूंढेगा, तो इस भाई के दिमाग में आता है बहुत ही खुफाराती ख्याल, ये सबको बोल देता है भाई यही तो इंडिया है। इसीलिए उस कैरेबियन आइलैंड्स यानी कि वेस्ट इंडीज का नाम पड़ता है वेस्ट इंडीज। लेकिन इसी का एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है अमेरिको वेस्पुसी। ये भाई करता है कि अपन थोड़ा आगे तक चलेगा तो पता तो करे यार आगे क्या है, पता तो चले आगे चीज क्या है, कौन सी जगह है। देन ये भाई आगे निकलता है, थोड़ा आगे बढ़ता है, और उसको पता चलता है कि भाई आगे तो इतना बड़ा देश है, और वहां पे ये अपना झंडा लगा के नाम लिख देता है दिस इज अमेरिका। अमेरिको वेस्पुसी के द्वारा अमेरिका का नाम पड़ता है अमेरिका। लेकिन अभी भी यूरोपीय लोगों का मिशन पूरा नहीं हुआ है। हम देखते हैं कि फाइनली हमारे हीरो की एंट्री तो अब होती है 1494 के अंदर, जब क्रिस्टोफर कोलंबस भाई फेल हो जाते हैं, तो 1498 के अंदर भाई हमारे मेन हीरो वास्को डी गामा फाइनली अपनी तैयारी के साथ, अपनी फुल फोर्स के साथ निकल पड़ते हैं भारत को ढूंढने के लिए। ये भाई भी पूरी तैयारी के साथ, लेकिन इन्होंने बिल्कुल प्रॉमिस किया होता है अपने इन्वेस्टर से कि इस बार तो मैं तो ढूंढ के ही रहेगा, मैं खाली हाथ लौटने वाला नहीं है। इसका भाई का जो निश्चय है वो बिल्कुल दृढ़ था, और भाई निकलता है इंडिया को ढूंढने के लिए। लेकिन इसके पास भी वही प्रॉब्लम जनरेट होती है जो बार्थोलोमो डियास को हुई थी। ये भी केप ऑफ गुड होप तक पहुंच जाता है, अफ्रीका का आखिरी पॉइंट। वहां पे पहुंच के वहां के समुद्र के तूफान के अंदर ये भी उलझ जाता है। इसको भी लगता है कि यार यहां से तो आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, ये तो मेरा लाइफ खत्म हो जाएगा इधर ही। लेकिन उसी समय पे इस भाई को मिलता है गुजराती, और गुजराती यानी कि बिना धंधा किए वो वापस जाने वाला है नहीं। वही वो गुजराती अब्दुल मांझी जिसका नाम होता है, जिसको हम सब प्यार से गुजरात में कांजी मालव के नाम से पहचाना जाता था, वही वहां पे कांजी मालव यानी कि अब्दुल मांझी के साथ वास्को डी गामा भाई की डील होती है कि भाई जितना भी बिजनेस होगा उसका 10% तेरा। डील फाइनल होती है। देन ठीक है कोई बात नहीं, अब्दुल मांझी भाई कहते कि बता देता हूँ रास्ता। देन सोमालियन आइलैंड्स होते हुए
ये भाई पहुंच जाते हैं भारत के कालीकट। देन फाइनली इनका मिशन होता है कंप्लीट। मेडागास्कर से होते हुए, सोमालियन आइलैंड से होते हुए, अरेबियन सी से होते हुए ये लोग पहुंच जाते हैं कालीकट के बंदरगाह के ऊपर, जहां का राजा का नाम होता है सामुद्रिक, यानी कि हमारा प्यारा जाम्बुरीन। ओ भाई बोलता है कि ठीक है यार, तुम लोग कर लो बिजनेस, इतना टाइम से आए हो, इतना टाइम लगा है तुम लोगों को पहुंचने में, धंधा वंधा कर लो, हमको भी थोड़ा प्रॉफिट कमाने का मौका दो। देन ये वास्को दी गामा भाई फाइनली जो यहाँ से बिजनेस करके वापस जाता है, आप सोच भी नहीं सकते इतना पैसा इसने कमाया भाई ने। ये भाई लगभग जितना लेके आया था उसका 60% प्रॉफिट, मतलब जितना पैसा इसने यहाँ पे लगाया था, इन्वेस्ट किया था भारत में, जितना माल ये खरीद के लेके गया था, उसका लगभग 60 गुना डबल दाम पे, 60 गुना दाम पे ये वहां पे बेचता है, और पैसा ही पैसा हो जाता है इसके पास में। और इसके पास पैसा ही पैसा देख के सीधी सी बात है कि हमारा कोई दोस्त बाहर गया हो और उसके पास ऑडी, लैम्बोर्गिनी, बहुत ही आईफोन, ये सब देख के हमें भी जलन होती है यार, ये भाई बाहर जाके पैसे कमा रहा है तो हम भी क्या है, क्यों नहीं पैसे कमाए। तो ये वास्को भाई के पैसे कमा के आने के बाद इसके व्हाट्सएप स्टेटस पे हम देखते हैं कि सारे के सारी लेविस आइटम्स देखने को मिलती है, और यही देख के बाकी लोगों की, अंग्रेजों की, फ्रांसों की, डेनिसों की, डचों की चलने लगती है। देन फाइनली ये भी बोलते हैं कि यार अपन भी जाएंगे, अपन भी जाके भारत को लूटेंगे, थोड़ा पैसा अपन भी कमाएंगे। देन फाइनली अब ये लोग भी भारत को आने को तैयार हो जाते हैं। हम देखते हैं कि इसके बाद ईस्वी सन 1500 में पेड्रो दी कैलब्राज आते हैं, लेकिन उसके बाद जो पोर्टुगीज आते हैं वो सीधा अपनी कंपनी के साथ आते हैं, और उसके बाद जो बार्थोलोमो डियाज, क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को दी गामा के शोध करने के बाद पेड्रो दी कैलब्राज आते हैं। उनके बाद हम देखते हैं कि पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण होता है, और पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से अल्फांसो दी अल्बुकर्क और अल्फांसो दी अल्मीडा करके 2 गवर्नर भेजे जाते हैं। उसके बाद नीनो दी कुन्हो करके भी एक गवर्नर आता है। इस तरीके से एक गवर्नर भेजने की श्रृंखला शुरू हो जाती है, और आगे जाके ये श्रृंखला किस तरीके से आगे बढ़ती है, कौन कौन से देश आगे जाके और आते हैं, किस तरीके से इन लोगों के बीच में आंतरिक फाइट होती है, किस तरीके से ये लोग व्यापार के अंदर ही अंदर झगड़ते हैं, और आगे झगड़ने के बाद फाइनली अपना इंग्लैंड भाई यानी कि अंग्रेज भाई जीत जाता है, और जीतने के बाद किस तरीके से इसने भारत को कंट्रोल किया, ये आगे के वीडियो में हम जानेंगे। अभी तक यहीं तक रखते हैं कि वास्को दी गामा भाई की जीत होती है, इसके अंदर मिशन सक्सेसफुल होता है, और भारत को ढूंढने का रास्ता यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया बाय द रूट ऑफ सी सक्सेस